तो कैसे हो? ठीक ठाक। चलो आज हम ऐसा एक टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 8 में भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है सेल। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है और वो लाइफ के लिए क्यों है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। द सेल। तो बच्चों अभी देखो, कोई अगर घर बनेगा, हाउस बनेगा, तो कैसे बनेगा? हाउस को हम अगर देखेंगे तो रूम आएगा, है कि नहीं? रूम को अगर हम लोग देखेंगे कैसे बनता है? वॉल से। और वॉल को अगर देखेंगे तो ब्रिक से बनता है कि नहीं? अरे ब्रिक से बनता है कि नहीं? अलग अलग घर रूम को लेके बनता है, फिर रूम वॉल को लेके बनता है और वॉल फाइनली ब्रिक्स को लेके बनता है। तो यहां पे एक घर का यूनिट क्या होगा? ब्रिक होगा, है कि नहीं? ब्रिक पहला यूनिट है जिसके द्वारा हम लोग घर बनाते हैं। उसी तरह यहां पे सेल को लेके हम लोग एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि कुछ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, कुछ टिश्यू बन के ऑर्गन बनाते हैं, कुछ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है कि नहीं? इसीलिए हम इस सेल को क्या बोलते हैं कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया आप लोग का कि क्यों उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का, उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जिसका शरीर में ज्यादा सेल वो बड़ा दिखेगा, जो छोटा कम सेल रहेगा जिसका शरीर में वो छोटा दिखेगा, है कि नहीं? इसीलिए आप लोग एक बिल्ली का बॉडी को अगर लेंगे आप लोग कैट का, तो उसका कम सेल रहेगा आज कंपेयर टू एक हाथी का अगर लेंगे। ठीक है, और वो सेल आपस में कैसे जुड़ के बना है वो उसका शेप और साइज डिसाइड करता है। इसीलिए बोला जाता है सेल को एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट। समझ में आया? अच्छा देखो, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ मैकेनिज्म चलता रहता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी है, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, कोई भी बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, कोई भी ले लो, उनके शरीर में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया चलता है कि नहीं? वो जो क्रिया प्रतिक्रिया चलता है, जो उसका एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो चलता है, ठीक है, वो सब कहां पे होता है? सेल के अंदर ही शुरू होता है, सेल के अंदर ही होता है। तो इसीलिए सेल को बोला जाता है, एक तो हम लोग बोले कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, दूसरा हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये फंक्शनल यूनिट भी है। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? पहला चीज, स्ट्रक्चर, एक शरीर को बनाने के लिए सेल जरूरी, और सेल के द्वारा ही एक शरीर का आकार आता है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। और सेल के अंदर ही शरीर का हर कोई फंक्शन होता है, सेल से ही शुरू होता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? अभी जाते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल के बारे में क्या, कौन पहले डिस्कवर किए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों पहले क्या हुआ, आप लोग ओक ट्री के नाम सुने हो? ओक ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है, जो बार्क होता है उसका छाली होता है, ठीक है, वो बार्क को रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो क्या किए, पहले उसका ओक ट्री का वो छाल को लेके उसका एक स्लाइस बनाए। आप लोग स्लाइस बनाते हो ना, छोटा छोटा पीस, प्याज काटते हो, प्याज का स्लाइस बनाते हो, उसी टाइप का एक
पतला सा स्लाइस बनाए और उस स्लाइस को एक माइक्रोस्कोप भी बनाए, उसके अंदर वो देखे। देखने के बाद उनको पता चला कि इस टाइप का रूम जैसा स्ट्रक्चर का कुछ है, ठीक है, इस टाइप का। जैसे आपका हनी कॉम्ब देखे हो ना, हनी कॉम्ब में जैसा आता है ना स्ट्रक्चर, उस टाइप का स्ट्रक्चर वो ऑब्जर्व किए, ठीक है। कितने साल में, कौन सा साल में? 1665, ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक पहले एक ओक ट्री का बार्क लिए, उसको कॉर्क बोलते हैं, उसका एक स्लाइस लिए, उसको अपना मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व किए, देखे कि इसे कुछ खाली रूम जैसा स्ट्रक्चर का कुछ उनको दिखाई दिया। वो रूम को वो क्या नाम दे दिए? सेल। क्या नाम दे दिए? सेल। एक्चुअली सेल क्या होता है वो समझो। बड़ा सा अगर हॉल रहेगा, रूम अगर बड़ा हो जाएगा हम क्या बोलते हैं? हॉल बोलते हैं। उसी तरह रूम अगर छोटा हो जाएगा उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा रूम वो ऑब्जर्व किए, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिए? सेल दे दिए, ठीक है। कौन सा ईयर में? 1665। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कितने साल में डिस्कवर किए हैं सेल को। अच्छा, सेल का डिस्कवर पहले कौन किए? रॉबर्ट हुक ने किए हैं। कौन किए हैं? रॉबर्ट हुक ने किए हैं। लेकिन वो जो सेल ऑब्जर्व किए वो देखे कि पूरा खाली है, एम्प्टी सेल देखे हैं, एम्प्टी रूम देखे, उनको दिखाई दिया उसमें कुछ नहीं है। तो वो डेड सेल को पहले डिस्कवर किए थे। उसके बाद ल्यूवन हक एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट आए जो 1674 में वो पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किए, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर किए थे और एंटोनी ल्यूवन हुक वो क्या किए? पहले 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट आए, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन। वो क्या किए? वो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए, ठीक है, इन 1831, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद, जैसे कि 1838 में एक साइंटिस्ट आए और 39 में और एक साइंटिस्ट आए। दोनों कुछ थ्योरी दिए सेल को लेके, जिसको हम लोग सेल थ्योरी नाम पे जानते हैं, ठीक है। वो सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्वान, याद रखना है आप लोग को, शिल्डन एंड स्वान दोनों साइंटिस्ट मिलके सेल के बारे में कुछ थ्योरी दिए, ठीक है। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं वो सेल थ्योरी में क्या क्या दिए थे, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे सेल थ्योरी जो शिल्डन एंड स्वान ने दिए थे वो क्या दिए थे, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट दिए थे। क्या क्या दिए थे? पहले दिए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। वो ये बोले थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब आइदर 1 सेल में बन सकते हैं, 1 सेल में बन सकते हैं। अगर 1 सेल में बनेंगे तो उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब क्या है? 1। आया? समझ में आया? खुश? ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलेंगे? जो 1 सेल में बना हुआ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं मल्टी। क्या बोलते हैं? मल्टी। मल्टी का मतलब मेनी, ठीक है। तो अगर ज्यादा सेल को लेके
एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर एक वन सेल को लेके वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो पहला पॉइंट में क्या बोले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनका अगर बॉडी को हम लोग डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे आइदर एक सेल में बना हुआ है या फिर बहुत ज्यादा सेल में बना हुआ है। तो इसीलिए वो कैटेगराइज कर दिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। समझ में आया? ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, तो उनका दूसरा पॉइंट क्या था, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं पहले आप लोग को बता चुका हूं। देखो क्यों स्ट्रक्चरल बोला जाता है, क्योंकि एक सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल के अरेंजमेंट के ऊपर। सेल के, देख लो मैं क्या एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं एक दीवार बनाऊं, ऐसा एक दीवार बनाऊं, तो ईंट से बनाऊंगा ना, ठीक है, तो मैं ऐसे करके बनाऊंगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। मैं अगर उसी ईंट को मैं ऐसा भी दीवार बना सकता हूं, उसी को मैं ऐसा भी दीवार बना सकता हूं, है कि नहीं। तो मैं उसको जस्ट ये जो ईंट ब्रिक को लेके मैं अलग अलग अगर उसको अरेंजमेंट करूंगा तो अलग अलग टाइप का शेप का बन जाएगा। उसी तरह देखो एक बिल्ली का पूंछ होता है, आपका है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हमारा वहां पे सेल नहीं है, उसका पूंछ में कुछ सेल बना होगा, कुछ रहा होगा, इसीलिए उसका पूंछ है। समझ में आया? तो इसीलिए आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल बनाता है। कैसे बनाता है, अलग अलग अरेंजमेंट में, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं अलग अलग ढंग से वो अपने बीच में अरेंजमेंट होके वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, मैं आप लोग को बोल चुका हूं कि जितने सारे हमारे शरीर में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में फंक्शन होता है, जो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन होता है शरीर के अंदर में, कहां से ऑपरेट होता है, सेल से ऑपरेट होता है, सेल से ही वो काम होता है, इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए वो सेकंड पॉइंट में बोले द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? फिर बाद में उनको पता चला कि भाई ये जो सेल बनता है कहां से बनता है, तो बाद में वो और एक थ्योरी दिए, वो बोले कि जितने भी सेल बना है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है, मान लो कि एक सेल है, ठीक है, आगे जाके आप लोग को पता चलेगा सेल डिवीजन भी होता है। ठीक है, तो वो ये थ्योरी दिए कि अगर मान लो एक सेल है तो ये सेल क्या होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो सेल निकले हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकले हैं। तो उनका थर्ड पॉइंट वही था कि जो भी सेल बना हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बच्चों अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा होगा, गेस करो, स्पर्म। ठीक है, क्या होगा, स्पर्म। वो जनरली मेन के शरीर में देखा जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ओके। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, ओवम, जो वुमेन के शरीर से निकलता है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, हमारा नर्व सेल। ठीक है, अच्छा, और हमारा जो न्यूरॉन में जो सेल है ना, वो
रीजनरेशन उसका नहीं है। इसीलिए आप लोग को बोला जाता है ना, हेलमेट पहन के भाई गाड़ी चलाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर यहां पे आपका कोई आघात लगा, ठीक है, तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए अपना हेड को, मस्तिष्क को बचा के रखना है, याद रखो, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मालूम है आपको? अगर बोला जाएगा एक सेल लेके आओ, तो आप क्या लेके आओगे? एग। समझ में आया? एग जो है ना, वो वन सेल है, एक ही सेल है, ठीक है। 10th क्लास में आप लोग को बताया जाएगा, उसका जो व्हाइट वाला जो पार्ट रहता है ना एग के अंदर, उसमें प्रोटीन भरा ही रहता है, और अंदर जो येलो वाला रहता है उसमें फैट्स रहता है, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच जो है, पक्षी है, उसका एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच पक्षी का एग सबसे बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा होगा, ठीक है, सिंगल सेल। अच्छा, और सबसे छोटा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसका जो सेल है सबसे छोटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सेल वॉल, न्यूक्लियस और थोड़ा सेल के अंदर कुछ बात करेंगे, सेल का जो ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल के बारे में कुछ बात करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपका डाउट क्लियर होता है, तो आपको क्या करना है? पहले लाइक तो करना है, उसके बाद शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है। और आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, आपको कमेंट्स करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल कहां तक पहुंचा, ठीक है। मैं ये जो कुछ मिशन लेके चला हूं कि हम लोग एक साथ बढ़ेंगे, डाउट क्लियर करते ही जाएंगे, और एक पोजीशन आएगा जिस पोजीशन में हम लोग टॉप में होंगे। वो तब जाके पॉसिबल होगा जब आप लोग कमेंट्स करेंगे। और एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग आज से एक मुझे कमेंट्स दीजिए, और फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, जो भी आपका डाउट है उसमें टाइप करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोग का वो डाउट एक शॉर्ट्स बना के हो या फिर एक वीडियो बना के हो, यूट्यूब में अपलोड करूंगा, वो जाके आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।